नमस्ते, आप सभी का स्वागत है और आज की इस राजनीतिक परिचर्चा में हम लाए हैं धीरेन्द्र पुंडीर जी को और अभिषेक तिवारी जी को और उनसे चर्चा करेंगे कि देखिए, पहले धीरेन्द्र जी को और अभिषेक जी को नमस्कार और उनका स्वागत। और मैं सीधे चलता हूँ पहले धीरेन्द्र जी के पास में कि देखिए साहब कि अभी जो ये अश्वमेध का घोड़ा चल रहा था मोदी जी का, जिसको कोई रोक नहीं पा रहा था। दूर-दूर से केवल शब्द बाणों के ज़रिए ही उसकी जो है वो मज़म्मत की जा रही थी। लेकिन अचानक जो है उसको लव-कुश जैसे दिखने वाले कुछ लोग आ गए और उन्होंने कहा अब मायावती जो है वो प्रधानमंत्री का चेहरा बनेगी, एक बात। और दूसरा जो है, ये बताया गया कि साहब बिहार में बिखराव हो गया है एनडीए में 2 बात। ये 2 बात जो है पहले तो उन पर चर्चा करेंगे और उसके बाद फिर दूसरी जो और बातें निकल कर आई हैं, उन पर चर्चा करेंगे जिससे ये पता चल सके कि वाक़ई जो है ये 370 और 400 वाला मामला कहीं बैठने वाला है या नहीं है। तो धीरेन्द्र जी, ये मायावती वाला क्या शगुफ़ा था जो आज मायावती ने जिस बुलबुले की क्या कहें उसको? जिस बुलबुले का वो फोड़ दिया फूँक पहले ही वो। फूँक कर ही क्रियाक्रम कर दिया। दरअसल एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैं आपके साथ लगातार पहले भी हुआ चर्चा में कि पूरी की पूरी जो एक अब इस समय की पॉलिटिकल नैरेटिव्स है जो उन सब का जो विपक्ष नाम पर है उनका सब कुछ हरण कर लिया, बल्कि कहूंगा अपहरण कर लिया, वो सब यूट्यूबर्स ने कर लिया। जो उनके लोग हैं, आप उनके तमाम पर ये जो पूरी जब चर्चा निकली तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग थी, क्योंकि मुझसे भी कई बार फोन आए इधर से, कोई वेस्टर्न यूपी के अलग अलग जगह से, बल्कि कल एक मित्र मिलने भी आए बहुत दूर से कि क्या इसमें वाकई बहुत कुछ सच्चाई है क्या। तो मैंने कहा यार इतने क्लियर तरीके से कही गई बातें, और चूंकि मायावती को कुछ भी कहिए आप, बहुत क्लियर पॉलिटिशियंस है, उनके बारे में आपको बहुत सारी चीजें इधर से उधर हो सकते हैं, लेकिन एक बार डिसाइड कर लिया तो फिर उससे इधर उधर करना बहुत मुश्किल होता है। हालांकि जब ये उनका दोनों पार्टियों का पिछली बार वो हुआ था, मुलाकात हुई थी और जो उनमें दोस्ती हो गई थी, उस समय की तात्कालिक दोस्ती थी जो 2019 के चुनाव पे, वो यकीनन एक ऐसा फैसला था जिसको हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते थे। लेकिन उसके अलावा वो अपनी एक्सपेक्टेड लाइन है, उनके अपने पास क्लैरिटी है कि मुझे नहीं जाना है। वो इस बार तैयार में है। उनका जो जिस तरह से पिछले कुछ समय से उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी की जर्नी है वो नीचे की तरफ उनको दिखी, तो उसके बाद उन्होंने ये जो भी अपना एक गणित है उसमें उन्होंने क्लियर कर दिया, पहले ही क्लियर कर दिया, और बार बार कहा, याद होगा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियर कहा था कि किसी के साथ कोई समझौता नहीं, हम अकेले लड़ेंगे, हम अकेले ही इस पूरी लड़ाई को लड़ेंगे। लेकिन ये जो एक के बाद एक, क्योंकि जिस प्याले में तूफान उठाने की कोशिश की गई थी, राहुल गांधी और अखिलेश के मुलाकात, इनके गठबंधन से जिस उसमें तूफान लाना था राजनीतिक तौर पर, और उनको लग रहा था कि जनता आद्वालित हो जाएगी और उसके बाद उनको दिखने लगेगा, वो कहीं जयंत चौधरी के जाने के बाद पूरी तरह से दिशाहीन, और किसी तरह का कोई एक लाइन दिखने वाली इस पूरे गठबंधन में नहीं थी, बल्कि उसमें और लगातार एक के बाद एक कील ठुकती जा रही है। जब आप वायनाड पहले घोषित करते हैं और उसमें भी आपके जो जयराम रमेश टाइप सलाहकार, मैं यही कहूंगा, इस तरह का शब्द इस्तेमाल ही करूंगा क्योंकि वैसे तो पॉलिटिकल अपने आप को कहते हैं, लेकिन जो एनजीओ का स्टाइल है और जो यूट्यूब का स्टाइल है पॉलिटिक्स का, वो वहां से करने के बाद उनको लगता है कि वो सीईसी की बात हम सब मान लेंगे, और हम लोग कल ही आए हैं यहाँ देखने की सीईसी डिसाइड करती है। ये उनका बहुत ही कि वायनाड पहले होगा। अमेठी में आपके जो बचे हुए लोग हैं वो भी उससे तय कर गए कि इस बार भी ये लोग जीतना नहीं चाहते, ये यूपी में लड़ना नहीं चाहते। अयोध्या में जब राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का बहिष्कार हुआ, उसी वक्त हम जैसे लोगों ने तो ट्वीट किया था कि इन्होंने ये तय किया है कि ये नहीं लड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि बैलेंस करने के लिए उस वक्त तक, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि लीडर भाग रहे हैं। आप सबसे बड़ी बात देखेंगे, जिनमें जरा सा भी वजन है वो पॉलिटिकल लोग बिना टिकट के, मतलब पहले ये होता था 2014 2019, बल्कि मैंने मेरे रिपोर्ट से स्टोरी को भी मैंने कहा था कि इनको कम आप एनालिसिस करो इनका, कि जो पहले जो आए हुए थे और अब जो आ रहे हैं,
उसमें एक तो गति कितनी है, वो किस तरह के लोग हैं, और सबसे बड़ी बात है कि क्या वो टिकट की गारंटी पर आ रहे हैं। तो आप देखेंगे अब बीजेपी के अंदर आने वाले ऐसे बहुत लोग नहीं है जिनको टिकट मिलेगा, बहुत कम लोग हैं, लेकिन वो अपने पॉलिटिकल फ्यूचर के लिए इस पार्टी में आ रहे, उस भगदड़ को रोकने के लिए। ये उनके जो आइडियालॉग हैं आजकल, मतलब वो इनसे दिशा नहीं लेते। राजनीतिक हम लोगों का काम होता था कि हम इनसे पूछते थे कि भाई आखिर आपकी राजनीति किधर जा रही है। अब इनको वो कुछ यूट्यूबर्स ये बताते हैं कि आपको इधर जाना है, तो ये उस तरफ चल देते हैं। जैसे आपने नाम लिया, मैं उनके नाम क्या लूंगा, वो सबके उनके उस पर जाके, बल्कि मुझे लगता है अभिषेक ने वो किया था, ये जो चुनाव सबके थंबनेल निकाल के अभिषेक ने ही शायद दिखाए थे वो, कि ये देखिए ये सब किस तरह हरा रहे थे, क्या क्या था। तो वो मुझे लगता है कि वो लोग उसी चीज को भुनाना चाहते थे, जबकि मायावती पूरी तरह क्लियर थी। आकाश आनंद लगातार अपनी अलग से तैयारी शुरू करके, फरीदाबाद से जो भी हो, राजनीतिक या अंधेरे में नहीं है। मैं फिर कहूंगा कि वो कांग्रेस की तरह अंधेरे में डूबी हुई पार्टी नहीं है, जिसके लीडर को अभी ये तक पता नहीं हो रहा है कि उसकी सीईसी से पहले जो उत्तर प्रदेश में इलेक्शन कमेटी बनेगी, जो उनके नाम भेजेगी, कि इनका पैनल है, जो पैनल सेलेक्ट करने वाली कमेटी उत्तर प्रदेश में वही नहीं बनी है। तो वो उत्तर प्रदेश में बनी नहीं है, राजनीति की आप बातें कर रहे हो। तो मुझे लगता है उसको काउंटर करने के लिए सिर्फ सुर्खियों में लेने का ये एक छोटा सा आइडिया था, इसके अलावा बहुत कुछ इसके अंदर नहीं था। मायावती पूरी तरह अपनी तैयारियां कर चुकी, अपने लोगों को बुला चुकी। देखिए, राजनीति में हार जीत और वो सब चलता है, लेकिन ये लगता है कि आपके जो वोटर्स हैं, जो हार्ड कोर वोटर हैं, उन तक मैसेज क्या जाना है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। मुझे लगता है कि ये दो नेता, जो इस समय अखिलेश है या राहुल है, वो अपने लोगों को सही से मैसेज भी नहीं दे पा रहे हैं कि आखिर वो चाहते क्या है, क्योंकि ये एक और कंफ्यूजन जो उनका काडर है, जो उनके कार्यकर्ता उनके अंदर क्रिएट करता है। होगा, नहीं होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, या उम्मीदें फिर वो जब टूटती हैं, फर्जी जो झूठी उम्मीदें तैयार की जाती हैं संजय जी, वो टूटती हैं तो नुकसान होता है। वही सब इस समय हो रहा है, और ऐसा कोई गठबंधन किसी भी प्रपोजल में नहीं था। जयंत, मैं आपको बहुत पहले कह चुका था कि हर हालत में जाना है और 2 ही सीट पे जाएंगे, यही बात हुई थी। तो वो 2 ही सीट पे गए हैं, वो गए हैं, और अब अपने बयानों को वो कई बार आपको दिख भी रहा है। हालांकि अभी एक और बयान इसमें बहुत इंटरेस्टिंग है कि टिकैत ने कहा वो 14 मार्च को फिर जाएंगे, तो मैं फिर कह दूं कि वो कहीं नहीं जाएंगे। तो इसीलिए जी। मेरा पहला रिमार्क यही। मीडिया क्रुक्स ने अभी-अभी मैंने देखा कि एक कोलाज जारी किया है मोदी का परिवार और पेड़ परिवार का। मैं तो बधाई उसमें हो। दिख रहा हूँ, मैं तो खुश हो सकता हूँ इसमें। आप भी दिख रहे हैं? हम वही मैं भी दिख रहा हूँ। आपका नहीं दिख रहा, किधर है आप? नहीं, मैं नहीं होऊंगा। इनको पत्रकार के श्रेणी में अभी तक रखा गया है। अब संजय सर देखिए, एक और बात है, ये सोर्स भी थोड़ा कितना कच्चा है कि लोगों को कम से कम एक बार सबसे ऊपर जो है, जो व्यक्ति अब जिस दुनिया में नहीं रहा, उसका फोटो लगा रखा है, तारिक अच्छा फतेह का। अच्छा तारिक फतेह का भी अच्छा, फोटो लगा गया। मतलब वो आदमी अब अपडेट भी नंबर 1 पे, नंबर 1 अपडेट पे भी नहीं तारिक कर फतेह। पा रहे हैं। अपडेट भी स्वयं को ये लोग नहीं कर पा रहे, तो ये इनके ऊपर मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन मायावती को जी को लेकर के एक बात मैं कहूंगा, जो धीरेन्द्र सर जी ने कहा उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है, 80 लोकसभा सीटें आती है। ये दोनों यूपी वाले जो अपने आप को कहते हैं, ये दोनों बिहार गए थे रैली करने, लेकिन यूपी में रैली करने की जरूरत नहीं समझी। इनका कॉन्फिडेंस लेवल देख रहे हैं। ये बिहार में जाकर के लालू प्रसाद यादव वाली पार्टी का जो रैली था, कार्यक्रम था, उसमें जाके बोला। अब तक उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी छोड़िए, अखिलेश यादव ने एक यात्रा नहीं की है। जबकि आनंद क्या कर रहा है? हमको यह समझना होगा कि आनंद ये बात को बहुत अच्छे तरह से समझता है कि पहला चुनाव लड़ते हैं दूसरे को हराने के लिए, दूसरे चुनाव से अपनी शाख बनती है, और तीसरे चुनाव में होती है वापसी। तो एक बीएसपी की नई शुरुआत है। और ये जितने फर्जी पत्रकार है ना, जो मायावती को पीएम बना रहे थे, ये सब एक्चुअली में कहीं से पेड है, और इनको ये डर था
कि मायावती अगर 80 सीटों पे लड़ी तो जो भी 1-2 की बात हो रही है शायद वो भी ना मिले। और आनंद जिस हिसाब से फरीदाबाद से ही यात्रा शुरू की है, मुझे लग रहा है कम से कम शुरू तो किया है। 14 का इलेक्शन हारे, 17 का हारे, 19 का हारे, 22 का हारे, 24 का भी हारेंगे और 27 के विधानसभा चुनाव के हार के साथ अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का राजनीतिक सूर्यास्त्र हो जाएगा। इसके बाद बीजेपी के अगेंस्ट एकमात्र जो नेचुरली अपोजिशन वाली जो पार्टी है, नेचुरल अपोजिशन पार्टी, वो बीएसपी ही बचेगी। यही यूपी का भविष्य है। इसको अगर कोई राजनीतिक पंडित पढ़ना चाहे, जो दीवार पे लिखा है तो पढ़ सकता है, नहीं पढ़ना चाहे तो आप पीएम बनाइए, सीएम बनाइए, यूएस का प्रेसिडेंट बनाइए, आपका चैनल है, मैं रोक थोड़ी ना सकता हूं सर। वो तो कह सकते हैं कि इस बार एकदम पक्की डील है, सूत्रों के हवाले से खबर है, इस बार जो बिडेन अपने साथ गठबंधन कर लिए हैं, मायावती को बुलाया जा चुका है, मायावती और जो बिडेन साथ में मुकाबला करेंगे, ट्रंप का यूएस के प्रेसिडेंट बनने की संभावना है। बोल सकते हैं आप, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन उसका कोई राजनीतिक वजूद नहीं है इस बात का। आप लगता है आपको क्रिएटर वाले में बुलाया नहीं गया? नहीं, मेरे पास एक्चुअली में ऑफर था, ऐसा नहीं है, किंतु मैं नहीं जा पाया क्योंकि यहाँ कुछ बिहार में इंपॉर्टेंट ज्यादा घटित हो रहा है और इतना इंपॉर्टेंट था कि मुझे, अगर मैं कल नहीं रहता तो रात को एपिसोड नहीं कर पाता। तो मैंने बोला कि भाई कोई बात नहीं, सब अपने ही हैं, कोई बात नहीं, जाए। वैसे भी आजकल लेबल तो लग ही गया है ना, उस लेबल में तो आप भी हम भी हैं। वो जो फोटो जारी की गई है कि मोदी का परिवार है, तो कोई वही बात तो नहीं। लेकिन फोटो जारी है। मैं देखिए, मेरा मानना है कि इन सब मीटिंग्स का आउटकम नहीं है। मैं ऐसे कई मीटिंग ऑलरेडी अटेंड कर चुका हूँ। बातें बहुत होती है, लेकिन एक जो विजन है, जब मैं सनातन के को लेकर के अप्रोच लाइन रखता हूं तो वो विजन मैच नहीं करता, तो ऐसे मीटिंग्स का मेरे लिए अब कोई महत्व नहीं रह गया। मैं इन सब से ऊपर उठ गया हूं। आह! क्या बात है। बिल्कुल अब देखिए ना, अब संत संत स्वभाव हो नहीं गया नहीं, आपका। देखिए क्या क्या कि है कि कल मैंने आलोचना साधु की। ऐसा चाहिए, देखिए, जैसा संत सुभाए, सार सार को गह रहे और थोथा देह उड़ाए। तो ये जो है, ये पूरे वो वाली बात है ना कि साहब क्या है, नीर क्षीर विवेकेन, नीर क्षीर विवेकेन हंसो हंसः बको बकः। सुनिए, आपने श्लोक नहीं सुना? सुना है सर, सुना है। बिहार के हैं तो बचपन में ही ये सब तो श्लोक। लेकिन मैं जो कहना चाह रहा था, आपने हंसः इंटरप्ट कर श्वेतो दिया। बको श्वेतो को भेदो बक हंसयो, दोनों श्वेत हैं। नीरशैर विवेकेन हंसो हंसः बको बकः। तो ये जो है, ये नीर क्षीर का विवेक जो है, आज अभिषेक जी ने प्रदर्शित कर दिया। नहीं, मेरा ये कहना है, देखिए अब कल ही जो पुलिस वाला इंद्रलोक का कांड हुआ, अब आप उस पुलिस वाले को रख के देखिए, मतलब ये सरकार की मानसिक आपको विकलांगता नहीं मैं है तो सब क्या है? लोगों को ये निवेदन करता हूँ कि पुलिस वालों की ट्रेनिंग आप मुझसे करवा दीजिए। उस पुलिस हाँ, वाले को ऐसा मैं कुछ भी कहने वाला करने की था। आवश्यकता नहीं थी। महिला पुलिस फंडामेंटल, वालों को सामने खड़ा कर देते, अपने आप उठ के चली जाती जमात। मैं वही कह रहा था कि सर फंडामेंटल ऑफ इस्लाम वो गड़बड़ा गया। वो जयपुर डायलॉग्स ने बताया था, अच्छा, उस पे पूरा कजा हो एक्सेशन जाती था। हाँ, है, कजा हो जाती संजय जी। बताइए आप, महिला पुलिस वालों को सामने खड़ा करना है, आप इस पे आपत्ति कर नहीं सकते। नहीं या तो फिर भाई, डॉग स्क्वाड को सामने खड़ा काले कर काले दीजिए। कुत्ते ले जाए जा सकते थे, काले कुत्ते अगर चले जाते तो शायद ज्यादा अच्छा लगता। कुत्ता किसी भी प्रकार का जा सकता है, अच्छा, काला होना मुझे लगा आवश्यक काला नहीं। कुत्ता ज्यादा नहीं नहीं, कीमती रहता। काला नहीं, बिल्कुल कोई भी जा सकता है। तो डॉग स्क्वाड आपके पास है, महिला पुलिस आपके पास है। और वैसे अब एक बात स्थिति और भी देख, छोटा है, सा वो मैंने मैं कल इसमें एक छोटा स्पष्ट सा कहा था, संजय जी, अभी जब मैं अगर मुलाकात। तशरीफ जो है वो उठी हुई हो पीछे से, तो हम्म, उस पे लात मारने का आनंद तो कोई भी ले सकता है ना। ये तो इनविटेशन है। नहीं, दूसरा बिटवीन द टू दूसरा लेग्स मैं ये कह धड़धड़ाक। रहा हूं, आप ये सोचिए कि इस वक्त, आज जब हम ये बात कर रहे हैं, उस वक्त वो शख्स जिसके वीडियो है, जो सब रामेश्वर कैफे में बम रखने का दोषी है, लगातार इतनी बड़ी घटना इतने सालों बाद हुई है, उसके दोषी है, पीएफआई के मेंबर उसमें हैं, सब चीजें हैं। लेकिन आप ये देखिए, सिर्फ नैरेटिव किस तरह बदलता है। सिर्फ सोचिए, जो आदमी काफिरों को कत्ल कर रहा है, जिसको सीधे तौर पर एनआईए इसके अलावा 3 चार्जशीट फाइल कर चुकी पिछले 3-4 दिन में,
वो तमाम में कत्ल करने की है, तमाम में बम फोड़ने की है, वो कोई विषय नहीं है। ये सबसे बड़ी वो है कि आप ये देखिए, इसके बावजूद ये नैरेटिव किस तरह से खड़ा कर दिया उन्होंने, ये आपको मानना पड़ेगा। वो वीडियो पूरा साफ बताता है, उससे पहले हटा रहा है। आप देखिए, वो जिसको धक्का भी दे रहा है उसके बराबर वाला बैठ के फिर वो कर रहा है। मतलब वो ये मान के चल रहे थे कि हमको ये करना है। वो वीडियो बनाए जा रहे थे, बाकायदा वो कर रहे थे, वो कोशिश थी। आप देखो, उसमें एक बुर्का नहीं, वाला है, मैं वो बुर्का पहन, मतलब अजीब है वो। टॉपिक अलग हो जाएगा, लेकिन मेरा सिंपल सा एक प्रश्न है भाई कि आपको वहां पढ़ना ही क्यों है? फिर काहे के लिए 6 लाख मस्जिद बनवा के रखे हैं? कुछ नहीं तो भैया वहां ये मस्जिद बनवा देते। हाँ, वो सब इस मामले में तो वो जो है ना, वो नबी हुजूर को भी नहीं मानते। क्योंकि हदीस है इब्न माजा में जो कहती है कि उसके 6 जगह बताई हैं कि जहाँ पढ़ी हुई नमाज जो है वो पाक नहीं होती। उसमें ये भी है सड़क सब के ऊपर पढ़ी हुई नहीं होती, लेकिन सूरत कॉमन भी रूल। पढ़ना है। क्योंकि कुव्वतुल इस्लाम जो है वो प्रदर्शित करना अधिक आवश्यक है। चलिए अब हम हाँ, चलते ठीक। हैं अपने मुख्य टॉपिक पर। जी, ये वो हो गया, क्या बोलते हैं, डाइग्रेशन मीडिया क्रुक्स की वजह से। बड़ा भारी क्रुक है हमारा जो है, लाइन ऑफ थिंकिंग ही चेंज कर दिया। हाँ, बताइए। हम बिहार में रुके रहे और आप हमको खींच के वापस दिल्ली लेके आए। कोई बात नहीं सर, बड़े हैं आप। जी, तो बताइए फिर क्या हुआ? हाँ, तो देखिए, बिहार से कल खबर आनी थी इम्पोर्टेंट कि चिराग पासवान और जेपी नड्डा का जो मीटिंग हुआ था उसको लेकर के मेरे पास जो सोर्स है वो अपडेट देना था। वो अपडेट डिले हो रहा था। फाइनली मैंने डायरेक्टली उनको फ़ोन किया जिनसे मुझे अपडेट लेना था। तो जो ऑफर है वो क्लियर है कि 4+1 श्योर शॉट है। 5+1 के लिए उनको नीतीश जी से एक सीट पे समीकरण का बात करना है। देखिए, एक और सीट नीतीश जी है। चले गए हैं बाहर घूमने। हाँ, नीतीश जी बाहर चले गए। ये तो लेकिन नीतीश मतलब नीतीश जी और राहुल जी में बहुत अंतर नहीं रहा कि जैसे चुनाव के ठीक समय राहुल जी बाहर चले जाते हैं, वैसे नीतीश जी भी बाहर चले गए। इन पर नहीं, राहुल जी का प्रभाव आ रहा नीतीश जी अब यहीं रहेंगे बोल करके वो आश्वस्त किए मोदी जी को कि हम गड़बड़ा गए थे, अब हम यहीं हैं। है। मोदी जी आए हैं और जिस जोश के साथ मोदी जी का स्वागत किया, एक बार मैं खुद टेंशन में आ गया। यार, आदमी की उम्र के साथ अचानक इतना जोश कहाँ से आया? तो खैर, विदेश यात्रा था तो मुझे याद है कि अच्छा, संभवतः उस वजह से भी जोश आया हो नीतीश जी को। खैर, सीट है जहानाबाद, जहां से अरुण कुमार जी को लड़ाना चाहते हैं चिराग पासवान। वो सीट इस वक्त नीतीश जी के पास है। एक और सीट है सीतामढ़ी, माता जानकी का। तो चिराग पासवान जी मैसेज देना चाहते हैं कि राम मंदिर अगर अयोध्या में बना है तो उनका एक विजन है, बहुत दिनों से वो बोलते आ रहे हैं। बिहार फर्स्ट, वो हाजीपुर की रैली में भी उन्होंने बोला कि यहाँ भी माता जानकी का भव्य मंदिर बनना ही चाहिए, बिहार की टूरिज्म को बढ़ाना है। जिस प्रकार से अयोध्या का बड़ा गौरवशाली मंदिर बना है, देख के हर्षित हुआ मैं, उतना ही बड़ा, उतना ही वैभवशाली सीतामढ़ी में बनना चाहिए। तो उसके लिए मैं वहां से मंदिर तो हमारी है ना पार्टी पहले से वहाँ पे। है। एक भव्य मंदिर की बात जो हो रही है, टूरिज्म बढ़ाने के लिए वो सब तो करना ही ना पड़ेगा सर। ये अब मंदिर धर्म अयोध्या में ही बढ़ाने के खाली लिए लोग बना है। जाएँगे तो हम भी। मंदिर धर्म बढ़ाने के लिए होता है कि टूरिज्म बढ़ाने के लिए होता है? देखिए, दोनों चीज़ें, ये दोनों चीज़ अब आज के संदर्भ में मैं ये झूठ नहीं कहूँगा। इस वक़्त धर्म का तो केंद्र है, किंतु अर्थ का सबसे बड़ा केंद्र भी बन चुका है। मैं अयोध्या पिछले कुछ दिनों में 3-4 बार जा चुका हूँ। मैं ज़मीनें भी देख चुका हूँ कि कहाँ-कहाँ क्या रेट चल रहा है। तो अर्थ का केंद्र है इस वक़्त, इसमें कोई संदेह नहीं है। और बिहार को एक ऐसी जगह आवश्यक है जिससे दुनिया भर के लोग आएँ बिहार के दर्शन को। भले वो सीता माता के मंदिर के नाम पर ही आएँ, क्योंकि बिहार भ्रमण और बिहार टूरिज़्म तभी बढ़ेगा जब बिहार का कोई गौरवमयी इतिहास को एक बार फिर से कहेगा अलग ढंग से। क्योंकि फिर तो आप लोग सबको कहाँ ही जा रहा है कि आइए घूमने बिहार में, गोली मार देंगे कपार में, इससे तो चलेगा नहीं। तो कम से कम एक विज़न जो है चिराग पासवान का सही है। ख़ैर, वो फिर हम लोग अलग ट्रैक पे चल जाएगा। मेरा ये मानना है कि जो कह रहे हैं उसको लेकर के, और समस्तीपुर सीट जदयू भी चाहती है कि लड़े। सीतामढ़ी सीट अगर नीतीश कुमार के जगह पे चिराग लड़ना चाहते हैं, तो समस्तीपुर वाली सीट जो कि चिराग के पास है, वो जदयू चाहती है लड़ना। तो उसके लिए तो उनको बात करना होगा बैठ करके। और इन दोनों के बीच एक्चुअली एक और कारण है, अमित शाह जी और मोदी जी चाहते हैं कि
नीतीश कुमार और चिराग के बीच इन दोनों को बिठा करके ही तल्खी कम की जा सकती है, और तल्खी कम होगी तभी 39 सीटें जीतने का जो लक्ष्य है एनडीए का वो भी पूरा हो सकता है। और चीज मैं आपके दर्शकों को आज क्लियर करूं, नीतीश कुमार एनडीए में है, उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में है, जीतन राम मांझी एनडीए में है, किंतु चिराग पासवान एनडीए में नहीं है। यह बात का अंतर समझना आवश्यक है। वो बीजेपी में है, वो मोदी जी में है। खास करके रामविलास पासवान जी के स्वर्गवास के बाद जो 3 साल का उनका स्ट्रगल पीरियड रहा, उसमें आप देखेंगे कि जिस प्रकार से जितनी बार भी मुलाकातें हुई हैं मोदी जी पासवान जी की, उन्होंने स्वयं को अभिभावक के तौर पे प्रस्तुत किया। ऐसा लगा कि वो मैसेज देना चाहते हो कि आपके पिता का स्पेस मैं भले नहीं भर सकता हूं, लेकिन वो एक जो है अभिभावक वाला स्पेस, वो आपके लिए खाली नहीं है, आप टेंशन मत लीजिए, हम हैं साथ में। उनको ग्रूम करने में मोदी जी और अमित शाह जी का बहुत हाथ है, और ये बात मैं जानता हूं। और इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि ये जो अटकलें लग रही है कि चिराग पासवान अलग हो जाएंगे, वहां चले जाएंगे, यहां चले जाएंगे, इन सब पर पूर्ण विराम मैंने कल रात को भी लगाया था और आज आपके शो पे भी लगा रहा हूं कि एकदम पूरी तरह से खबरें निराधार है, इनका कोई सोर्स नहीं है। ये ठीक वैसी ही खबरें हैं जैसे कि मायावती पीएम बन रही है, और इससे अधिक इसमें कुछ नहीं है। जी जी। और 2 समाचार और जो हैं उनके ऊपर चर्चा करने से पहले मैं धीरेन जी से पूछूँगा कि धीरेन जी, आपके पंजाब का क्या समाचार है? 3 दिन से किसानों के बारे में कोई सूचना नहीं मिल रही। आपकी न्यूज़ चैनल पे तो लगातार आती होगी, ज़रा हमें भी बताएँ ना प्लीज़? देखिए, एक सूचना आपको ज़रूर मिलेगी क्योंकि मैं भी देख रहा था तो पूरे 6 माफ़ कीजिए, पूरे 6 अखबारों को देखने के बाद अंग्रेजी के कुछ अखबार में आपको दिखता है जिसमें ये बताया गया कि वो जब खेत काटने जाएँगे, फसल काटने जाएँगे, चूँकि वो फसल वैसे काटते नहीं है, ये उसको संवाददाता को नहीं पता होगा बेचारे को, उसको बताया गया होगा। क्योंकि वहाँ तो यूपी और बिहार के मज़दूर भी करते हैं, वो लोग तो उस समय वहाँ वो करते नहीं है, वो क्या करते हैं, वो तो सबको मालूम है कि कंजप्शन कितना हो गया चिट्टे का और उसका व्यापार का, जिसने भी वो समझते होंगे मेरे बात को समझ जाएँगे कि चिट्टे का क्या करते हैं वो लोग। तो वो तमाम चीज़ें उसके बाद महिलाएँ वहाँ आएँगी, यानी किसान हार नहीं मानेंगे, महिलाएँ वहाँ आएँगी जैसे अभी बहुत हो। तो ये एक इस तरह का नैरेटिव है जो बासी कढ़ी में उबाल लाने की कोशिश लगातार हो रही है। वहाँ से ज़्यादातर लोग वापस जा रहे हैं और अब वो हिस्सा रह गया है जो पूरी तरह एक्सपोज़्ड है। तो इसलिए किसान का मूवमेंट, मैंने आपको उससे पहली बातचीत में कहा कि 14 तारीख को यहाँ से एक और खबर छपी है, वो छोटी-सी है, वो कोने में है, देख के शायद उनको खाना खा पाए होंगे टिकैत, बहुत दिन से खाना भी होगा क्योंकि अब परिचर्चाओं में नहीं है, कैमरे उनकी तरफ नहीं है। अब वो कैमरा उनको पूछ भी नहीं रहा है कि क्या करेंगे किसान, तो वो बता भी नहीं पा रहे हैं सारे इधर बैठे हुए लोगों के बीच में। वो बीच में जब बैठते हैं, अपना पगड़ी भी इस बार उन्होंने भगवा रंग की बांधी थी, आपने देखा होगा, पूरा उतारी नहीं है, पूरी तरह से लगे। उनको लग रहा था कि इस बार वो सबसे ज़्यादा देंगे, उन्हीं को मतलब कैमरे होंगे, लेकिन दिक्कत क्या हुई कि जयंत चौधरी वो तमाम कैमरे-वैमरे लेके निकल ली। तो वो जो है उन्होंने भी कहा है कि वो 14 मार्च को फिर निकलेंगे। तो मैं आपको ये बता दूँ कि यहाँ तो वेस्टर्न यूपी में कोई किसी तरह का कोई मतलब नहीं है। अभी एक गर्भोक्ति फिर उसी तरह के यूट्यूब चैनल से आई है, जो जिन लोगों ने उनको पहले राय दी थी, जो मायावती को लेकर जो खबर चला रहे थे, उन्हीं में से एक और आई है कि साहब अब वो बड़े लेवल पे सपा में रालोद और बीजेपी के नेताओं का बहुत बड़ा कारवां आने वाला है। तो हमको लगा नहीं कि शायद ये अर्जेंटीना में चुनाव लड़ने की जो घोषणा हो रही है उस पे जा रहे होंगे सब लोग, क्योंकि यूपी में तो कोई पूछ नहीं रहा है कि उनमें से हो सकता है। तो ये मैंने अभी देखा, तो मैं ये देख रहा था कि निरंतर वो इस तरह का मतलब उनके यू मैं तो हैरान होता हूँ कि कोई आदमी आपने बल्कि मुझे एक बार याद है, आपने मुझे समझाया भी था जब मैं बहुत ज्यादा पश्चाताप में था कि यार गलती कैसे हो गई। याद है आपने कहा था कि होती है धीरेन जी, कोई बात बंगाल नहीं, वाले आप को आगे लेकर के। निकल। हाँ, बंगाल लेकिन वाले मैं को। आज तक भी ये सोचता हूँ कि यार कैसे इतना गड़बड़ हुआ, और वो लोग इतने झूठ पे लगे हुए, उनके अगर थंबनेल देख ले कोई आदमी ईमानदारी से, वो खुद देख लें, अगर उनको उस समय डिमेंशिया हो कि वो ये देख लें कि ये उनका नहीं है, तो वो सुसाइड कर ले या गोलियां लेके निकल के मारने लगे कि चलो कहाँ है ये, किसने लिखा है ये। तो इस तरह के लोगों ने अभी फिर खबर चलाई है कि 14 मार्च को इधर से ट्रैक्टर मार्च निकलेगा, फिर दिल्ली जाएंगे, लेकिन किसान आंदोलन का कोई इस समय चर्चा नहीं है। चढ़ूनी जैसे आदमी जिसने
तो थोड़ी देर समझदारी की बात की थी। और इस किसान आंदोलन में सबसे ज्यादा जिसके लिए पोस्टर छपवाए जा सकते हैं, जिसके लिए बार बार आप भी उसमें योगदान दे सकते हैं कि टीवी एड दें अगर हम लोग, कि कहाँ हैं इस बार के नायक योगेंद्र यादव, उनको देख नहीं पा रहे हैं किसान, तो वो बता नहीं पा रहे हैं बेचारे, वो गायब है, सीन से गायब हो गए। वो उनको राहुल गांधी जी का पीछा करते करते उनको समझ में नहीं आ रहा कि उनको लड़ना कहाँ है। योगेंद्र यादव पहले तो राहुल गांधी की सीट तय करने में लगे हुए थे, अब वो अपनी सीट तय करने में लगे हुए होंगे। तो मुझे लगता है कि ये पूरा का पूरा बिखरा हुआ आंदोलन कहीं नहीं है, वो किसी तरह का कोई आंदोलन नहीं था। वो कोशिश थी कि शायद सरकार को फिर बैकफुट पे लाया जा सके, लेकिन आपको इस बार नंबर देना होगा मनोहर लाल खट्टर को कि तमाम अंग्रेजी मीडिया, तमाम विदेशी वेबसाइटों, एनजीओ के प्रेशर के बावजूद उसने वहां से कोई रास्ता नहीं दिया। और वो जो छुट भैया तरह की राजनीति थी, जिसको लाके बेसिकली जिसमें पूरा पैसा ये स्टेब्लिश्ड है कि किस तरह कहां से वो पैसा आ रहा है। और बल्कि कल तो मैं आज वो खबर आपने भी देखी होगी कल, कि ऋषि सुनक ने 100 से ज्यादा बैंक अकाउंट सीज किए हैं जो खालिस्तानी मूवमेंट से जुड़े हुए लोगों के थे, जिसमें 100 करोड़ से ज्यादा के हैं, हजारों है। और वो जांच पूरे यूएस के साथ शेयर कर रहे हैं, उसमें वो कनाडा पर भी प्रेशर डाल रहे हैं कि ये सब पैसा होगा। तो मुझे लगता है कि ये मूवमेंट आपका यहीं का यहीं है और इसका कोई राजनीतिक अर्थ नहीं पड़ेगा। पंजाब में इस वक्त सबसे बड़ी राजनीति चल रही है कि क्या बीजेपी और वो, हालांकि एक बार को डिनायल मोड आ चुका, लेकिन फिर भी वो बातचीत अंदर खाने है अगर शिरोमणि अकाली दल, जिससे मतलब मुझे नहीं लगता कि वो ग्राउंड पे उस तरह से इतना मजबूत है, लेकिन फिर भी अपनी अपनी पॉकेट्स हैं तो वो और बीजेपी, क्या ये पैक्ट होता है तो फिर क्या ये 3 सीटें जो इनको अक्सर ये बड़े आसानी से जीतते हैं, अभी भी जीतते हैं। आप देखेंगे कि गुरदासपुर और उस सब सीटों पर, चंडीगढ़, गुरदासपुर और ये जो सीट है 3 में सीट इनके पास है। पंजाब की 3 सीटों की बात, पंजाब में 3 सीटें हाँ इनको चंडीगढ़, होशियारपुर और अमृतसर मिलती रही है। हाँ, नहीं मैं सॉरी कह रहा था चंडीगढ़ नहीं, सॉरी चंडीगढ़ के गुरदासपुर, होशियारपुर और अमृतसर। हाँ, गुरदासपुर की मैं बात कर रहा था। तो वो जो है इसका गुरदासपुर, मुझे लगता है कि होशियारपुर और अमृतसर, अमृतसर, ये 3 तो सीटें। इनको लगता है कि वो एक ताकतवर, उनका लग रहा है कि ये हो जाएगा। और कांग्रेस और उसके बीच में ये हालत है इसमें कि एक समस्या है, मेरे पास जो जानकारी है वो ये है कि रस्सी जल गई मगर बल नहीं गए। तो अकाली दल जो है वो अभी भी जो है वो उस ऐंठ में है कि साहब कि हम तो आपको 3 सीटें ही देंगे, और बीजेपी 3 सीटों पर मानने को तैयार नहीं है। उनको लुधियाना, जालंधर और आनंदपुर साहिब, ये 3 सीटें और चाहिए। हाँ, मैं इसमें अभी सीटों पर नहीं मैं बोल रहा था, मेरा सिर्फ ये कहना था कि ये एक बिल्कुल नैरेटिव है कि शायद ये आ जाएंगे तो ये होगा। लेकिन जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की लड़ाई है वो व्यक्तिगत हो चली है, उनमें अब पार्टी का कुछ नहीं। दोनों के हाई कमान की तरफ से कोशिश की गई थी, लेकिन वहां जो आपने देखा होगा विधानसभा में जिस तरह का जो मतलब एक तरह से मारपीट होने वाला, दोहराया जाने वाला हालत हो चुकी थी, जिस तरह की भाषा इस्तेमाल की गई। और किसी भी कीमत पे मतलब पार्टी हाईकमान ने पूरी कोशिश की थी, दोनों तरफ से कोई मतलब नहीं, तो आपको वहां ये त्रिकोणीय मुकाबला दिखाई देगा। और अगर वो समझौता एनडीए का नहीं होता तो वहां बीजेपी अगर अकेले लड़ती है तो भी बीजेपी मुझे लगता है वोट परसेंटेज में अपने आप को ज्यादा करेगी। और जिस तरह का बयान आपने सुना था, जिस तरह का, जिसको मैं ये मानता हूं, आपको उस तरह लेते हैं या नहीं ये आप पर है, लेकिन मुझे ये लगता है जिस तरह का बयान यहाँ दिया गया था, जब जाखड़ का नाम मुख्यमंत्री पद के लिए आ रहा था, तो यहाँ जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि सीधे तौर पे कि वो सिख बहुल स्टेट है, इसलिए वहां तो मुख्यमंत्री सिख ही होना चाहिए। तो ये बात उन ये और किसी ने नहीं, केवल अंबिका सोनी ने कहा था, उनकी अंबिका बात मान अंबिका ली थी। सोनी से अंबिका सोनी ने इसको शुरू किया था। और नहीं, इसके अंदर बहुत सारी बातें थी, अकेले अंबिका सोनी नहीं, उसके उस बात को वहां सबने सेकंड किया था। ऐसा नहीं है कि वो कई अकेली वो थी, उसने कह दिया था उन पे, ये हो गया था। तो मुझे ये लगता है कि ताकत के साथ मुझे लगता है बीजेपी के लिए ये एक अच्छा मौका भी होगा, क्योंकि उनको ये है, उनके पास एक मौका भी है, उनके पास ताकत भी है और उनके पास अब कैंडिडेट भी। हालांकि वो फिर वही एक तो वो ढूंढते ही हैं हीरो। हालांकि चर्चाएं हैं, जैसे एक 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 हमेशा मुझे लगता है एक और संजय जी शायद आपको भी वो अच्छा लगेगा कि सबसे ज्यादा अगर यूपी में कहीं भी कोई चुनाव, चाहे वो राज्यसभा का उपचुनाव हो रहा हो, चाहे लोकसभा के चुनाव होने हो, एक नाम अचानक आ जाता है जो अखबार वाले बिना सोचे, मैं मान लो कंप्यूटर पर मैं ऐसे उंगली करता हूँ, कंप्यूटर अपने आप लिख देता है, ये मान के चलता है पत्रकार है तो लिखेगा ही, वो है कुमार विश्वास।
तो ऐसे ही एक हीरो का नाम गुरदासपुर के लिए ढूंढ लेते हैं बीजेपी के, तो वो अलग अलग जगह आप नाम सुन रहे होंगे। तो मुझे लगता है कि वहां अभी तो कोई इस तरह का सिचुएशन नहीं दिख रहा कि कोई अनएक्सपेक्टेड तरह से कोई वो हो रहा हो, पैक्ट हो रहा हो। वहां सब कांग्रेस अलग लड़ रही है, आम आदमी पार्टी अलग लड़ेगी पूरी ताकत के साथ, और उन सब के बीच में बीजेपी अपना रास्ता बनाने की कोशिश करेगी, बशर्ते वो अपने जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग जैसे लोगों को फिर मौका ना दे। हो सकता है वो स्ट्रेटजिशियन बहुत अच्छे हों, लेकिन कम से कम जीतने की तो कोई दूर तक उनकी बेचारों की कोशिश नहीं रहती विधानसभा में भी। तो इसीलिए लोकसभा तो बड़ी चीज है। जी, तो ये तो पंजाब की बात हो गई। अब अभिषेक जी से पूछेंगे कि भाई बंगाल में अब क्या हो रहा है? संदेश खाली में जब शाहजहाँ शेख चला गया और अब अगला नंबर बता रहे हैं कोई जहांगीर शेख है, जो अभिषेक का ख़ास है और डायमंड हार्बर वाले क्षेत्र में है। जी। तो आपके पास क्या समाचार हैं बंगाल के? क्योंकि कल जो आया है टाइम्स नाउ वाला जो ओपिनियन पोल, उसने तो 42% दे दिया है बीजेपी को और 40% ही दिया है टीएमसी को। सीटें भी ज़्यादा दी हैं। क्या ये स्थिति बन गई है? टेक्निकली तो पहले अकबर को जाना था, फिर जहांगीर को जाना था, फिर शाहजहां को जाना था। खैर, अब जैसे भी जो भी सीक्वेंस है, अब जो भी सीक्वेंस है जैसे, माफ कोई करना, बात मैं नहीं। एक अभिषेक माफ करना, मैं रोक रहा हूँ, क्योंकि ये हमारे यहाँ नवाज देवबंदी के शेर की लाइनें तुमने पढ़ दी कि आने की तो तरतीब है, पहले बाबा आता है, फिर बेटा आता है, फिर पोता आता है, लेकिन जाने में तरतीब नहीं है। तो इसीलिए जाने वाली बात में आप नहीं कह सकते। हाँ, ठीक है, इसीलिए मैंने कहा कि कोई बात नहीं। लेकिन एक खेला हो बे तो बंगाल में चल रहा है, लेकिन वो अलग ढंग से चल रहा है। और शुवेंदु अधिकारी बहुत दिनों से ये लड़ रहे थे, और हम लोगों ने 6 महीने पहले ही, जब पहली बार रिवाइव हुआ होगा, तो हो रहा था बीजेपी का कैडर वहाँ पे वापस। तो याद है संजय सर, हम लोगों ने एक शो किया था बंगाल के ऊपर। लेकिन आज बंगाल में हालात बिल्कुल एक टर्न अराउंड लिया है, खास करके संदेश खली वाले इशू के बाद। क्योंकि जो ममता बनर्जी का सबसे बड़ा वोट बैंक है, लोग कहते हैं कि मुसलमान है, मैं मानता हूं कि ये पूरी तरह से गलत है। महिला वोट बैंक सबसे बड़ा वोट बैंक था ममता बनर्जी का, जो फाइनली मोदी जी और इनकी टीम को ये समझ में आया कि हम 2021 हारे तो क्यों हारे, सिर्फ हिंदू मुस्लिम फलाना ढिमकाना नहीं हो सकता। ठीक है, हमारा वोट शेयर 3% कम हुआ, लेकिन वो कहाँ कम हुआ, क्यों कम हुआ, फिर वापस वो महिला वर्ग क्यों उधर चली गई? 40% पर तो हम थे ही। तो संदेश खली को बीजेपी के टॉप मोस्ट लीडर्स वहां पहुंचे। देखिए, तो एक मूल अंतर है सर। 2021 में जब ये मार खा रहे थे, ये थे ही नहीं वहां पे। इन्होंने लड़ाई छोड़ दी। मार तो इस बार भी खा रहे हैं, संदेश खली में भी मार खाए, पत्रकार तक को जेल भिजवाया गया, लेकिन इस बार उल्टा हुआ, ये डटे रहे। मैं और ममता बनर्जी को शुरू में लगा कि छोटा मोटा मुद्दा है, हम इसको व्हाइट वॉश कर देंगे, लेकिन ये कब वाटरशेड मोमेंट इनके लिए बन गया, इनको पता ही नहीं चला। और हद तो तब हो गई जब शेख शाहजहां को हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद बचाने के लिए बंगाल सरकार चली गई। कायदे से तो शेख शाहजहां को जाना था सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन वो ना जाकर के सुप्रीम कोर्ट में बंगाल की सरकार चली गई। इसके बाद छीछा लेदर तो शुरू हुआ, लेकिन एक दो चेंजेस आप देख सकते हैं कि दिलीप घोष जी अब पूरी तरह से फ्रेम से गायब हैं। शुवेंदु अधिकारी सेंटर, लेफ्ट, राइट, ऊपर नीचे वही फ्रेम में है। और पहली लिस्ट में दिलीप घोष का नाम भी नहीं आया। हाँ, मैं अब बिल्कुल आपने सही बोला कि पहली लिस्ट में दिलीप घोष जी का नाम भी नहीं है। किंतु जो इंपॉर्टेंट ये है कि शुवेंदु अधिकारी ही वो शख्स था जिसने ममता बनर्जी को विक्ट्री दिलाई थी बंगाल में। नंदीग्राम पूरी तरह से शुवेंदु अधिकारी के द्वारा लड़ा गया आंदोलन था। वो ठीक है, चूंकि नेत्री थी टीएमसी की, तो उनको ज्यादा ये मिला, वरना शुवेंदु अधिकारी का काम ही सबसे अधिक था। वो इस बात को समझा कि संदेश खली के मैटर को कितना सीरियसली लेना है। पता है सर, ये मैटर सबसे पहले किसने उठाया था? भाजपा ने नहीं उठाया था। लेफ्ट के 2 एनजीओ गए थे वहां पर, वो अवाक हो गए। उन्हें लेफ्ट के नेताओं ने बंगाल में सपोर्ट नहीं किया।
वो जाकर के पूरा हाल समाचार बताया शुभेंदु अधिकारी को कि कम से कम लेफ्ट नहीं कर रही है तो आप तो आवाज उठाइए, आप भाजपा में हैं। शुभेंदु अधिकारी समझा इस बात को कि नहीं, आवाज उठनी चाहिए, न्याय दिलाना चाहिए। और बड़ा तब हो गया ये मोमेंट जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन पीड़ित महिलाओं से मिलते हैं और न्याय दिलाने की बात करते हैं। अब बंगाल में पिछले 2 दिनों से ये चल रहा है कि बंगाल की चीफ मिनिस्टर तो महिला है लेकिन वो न्याय नहीं दिला रही है, लेकिन मोदी जी न्याय दिला रहे हैं, जो कि यहाँ के सरकार में भी नहीं है। तो एक और ये उसमें ऐड है। मुझे लग रहा है कि मोमेंटम टुवर्ड्स बीजेपी बहुत अच्छा है। अब कितने सीटों में कन्वर्ट होगा मैं अभी नहीं बोलूंगा सर, जल्दी जब ओपिनियन पोल वगैरह करेंगे तो बात करेंगे। लेकिन तृणमूल कांग्रेस के नेक टू नेक तो है, थोड़ा सा ऊपर ही है, इसमें कोई संदेह नहीं। तृणमूल कांग्रेस से वोट परसेंटेज बीजेपी का इस समय बंगाल में कम नहीं है जी। जी, बंगाल के स्पेशलिस्ट धीरेन जी भी हैं। हाँ बिल्कुल है सर, मैं सुना करता हूँ इनको, बहुत दिन से जी। मैं सुन रहा था बंगाल में। धीरेन जी, देखिए आप क्या बंगाल कहेंगे? में जो बंगाल में ये हुआ है, ये जो मामला वाकई इसमें एक तरह से हार का मुंह देखना पड़ा है ममता बनर्जी को। ये जो उसने कोशिश की थी कि मैं बचा लूंगी, मैं रोक लूंगी, वो तमाम चीजें, और जिस लेवल पर कोई सरकार चली गई थी उस आदमी को जिसको आप पार्टी से निलंबित कर चुके, पार्टी से सस्पेंड कर चुके, आप एक मैसेज देना चाह रहे थे। क्योंकि बहुत छोटा सा एक आदमी, वो इतनी बड़ी ताकत का आदमी नहीं होता, भले ही वो 10,000 करोड़ के राशन स्कैम हो या पता नहीं हो, उनमें कोई है नहीं। एक ऐसी सीट है संदेश खाली, एक अलग अंदर जाकर एक बसा हुआ छोटा सा टापू है, मारी जापी की तरह आप भूल जाते, बहुत सारे लोग भूल जाते। लेकिन एक तो इंटरनेट ने इसमें और किसी ने भूलने नहीं दिया। दूसरा क्या है कि ये ममता बनर्जी इस समय अपने आप को तौल रही थी बाकायदा वापस उसी तरह देखने की जो 2021 में चुनाव के बाद जिस तरह हिंसा का, रेप का, महिलाओं पे अत्याचार का जो एक नृशंस जो दौर चला था, उसको अगर आपको उसकी ताकत समझनी होगी तो वो इसलिए है क्योंकि जब मैं 2021 के चुनाव में वहां लगातार घूम रहा था तो मुझे एक शख्स जो पहले पहले ममता का था काडर, फिर बाद में बीजेपी में आया और वापस चला गया, फिर वो उनमें से था जिनको कॉल आई थी। वो एक ही बात बार बार कह रहा था कि धीरेन जी जो 177 जिन लोगों के कत्ल हुए थे, याद होगा आपको इससे पहले पंचायत चुनाव में, वो बार बार कह रहा था कि आप इस डर को नहीं काउंट कर रहे हैं, आप बार बार गड़बड़ कर रहे हैं। तो उस वक्त मुझे लगा था कि हाँ यार, ये बाद में जब चुनाव के रिजल्ट आए लगा कि हाँ शायद वो बात सही थी कि जो टेरर है, जो ममता ने जो पुलिस के सारे, मतलब वहां की पुलिस ऐसी होती है। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि वहां जो जीतता है उसी की पुलिस होती है, चाहे वो कोई भी हो, पहले से है वो, चाहे कांग्रेस की हुई हो, फिर लेफ्ट की हुई हो, फिर इनकी आई है। और वो तमाम एट्रोसिटीज में उसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है, मतलब एट्रोसिटीज करने में बहुत अच्छा है लेकिन मानवाधिकार में बहुत कम है। उसके बाद जब मैंने 2000 जिस तरह हिंसा हुई तो उसने कहा कि साहब यहाँ उनका काडर नहीं मिलेगा। फिर जब अभी चुनावों की चर्चा शुरू होने लगी तो फिर दोबारा मैं तमाम लोगों से बातचीत करने लगा, तो उन्होंने कहा कि जिस डर से वो पिछली बार हट गए थे बीजेपी से, उसी डर ने इस बार उनको साथ खड़ा कर दिया है। कांती में जो कांती इनका जो पूरा फोर्ट है, अधिकारी चूंकि इनके पिता भी एमपी है वहां से, वो और ये तमाम इनका भाई जो है, जो इनका फोर्ट था, वहां जिस तरह से ममता ने घेराबंदी की थी उसके बावजूद इनमें से कोई टूटा नहीं। तो ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि ममता भले ही अपना फोर्ट एकदम इंटैक्ट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें टूटन आ रही है। और शाहजहां शेख के मामले में जिस तरह से बैकफुट पे होना पड़ा, क्योंकि वो महिलाएं सामने आ गई, वो महिलाएं लगातार सामने आई, ममता ने कोशिश की ये कहने की कि इनमें से लोकल नहीं है, ये तो बाहर की है, ये दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन अल्टीमेटली वो अड़ी रही। और उसका नुकसान क्या है कि देर सवेर आपकी जो कहते हैं ना कि किसी ना किसी चीज का असर जरूर होता है। तो मुझे लगता है अब वो चीज है और बीजेपी वहां बराबर में खड़ी है। अगर आगे नहीं है वो तो नहीं मैं कह रहा, लेकिन वो बीजेपी इस समय बराबर में है। और जो सीटें 18 थी, जो मेरा पहले एक्सपेक्टेशन था कि याद होगा मैं 18 से 25 के बीच में कह रहा था, 20 से 25 अगर वोट डला पाई, तो मैं आज भी ये मानता हूं कि बीजेपी इससे कम नहीं जा रही है, बीजेपी आगे जा रही है और परसेप्शन की लड़ाई ममता हार चुकी है। बिल्कुल, वेरी गुड, तो बड़ा अच्छा विश्लेषण किया आपने। अब एक और जो है वो अंत में हम बात करेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है, और वो ये है कि आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के साथ समझौता पक्का हो गया, साथ ही बीजू जनता दल के साथ भी समझौता पक्का हो गया।
तो अब आप लोगों से मैं ये पूछना चाहूँगा कि कल जो ओपिनियन पोल आया टाइम्स नाउ वाला, मैट्रिक्स टाइम्स नाउ वाला, जिसमें 378 का उन्होंने आंकड़ा दिया, जो मीन आंकड़ा है। वैसे तो 358 to 398 है, 378 उसका मीन है, और उसमें ये आंकड़े शामिल नहीं हैं। तो ये आंकड़े जब आएंगे तो एनडीए को बढ़त मिलेगी। तो आप क्या कहेंगे कि आंध्र में क्या स्थिति बनेगी? उड़ीसा में तो बात करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वहाँ तो यदि ये हो जाता है तो फिर 21 की 21 सीटें आनी ही हैं। सिर्फ इतनी बात देखनी है कि अ, जैसी बात की जा रही है कि संभवतः अधिक सीटें जो हैं वो बीजू जनता दल बीजेपी को 14 और वो बीजेपी 7 पे की। लड़ रही है। सरप्राइज़ हुआ ये आंकड़ा सुन के। आंकड़ा तो यही आ रहा है, उसकी औपचारिक घोषणा बाकी है। तो ये होगा तो वहाँ उनको नेट फायदा हो जाएगा 6 सीटों का। और बिल्कुल। दूसरा, आंध्र प्रदेश में आपके अनुसार क्या स्थिति है धीरेन्द्र जी? देखिए, आंध्र प्रदेश में मुझे लगता है कि वो एक अच्छा मतलब कदम है, क्योंकि आंध्र प्रदेश में बीजेपी बहुत लंबी कोशिश के बावजूद मुझे लगता है जगन रेड्डी के सामने उसके टिकना बहुत मुश्किल हो रहा था, अगर एक पार्टी तौर पे देखें। और चूंकि टीआरएस बहुत लंबे समय से कोशिश कर रही है, हालांकि उसकी छवि इतनी गड़बड़ हो गई थी। और या जातीय समीकरण, वहां भी आप ध्यान रखिए, वहां बहुत लोग कम्मा कापू रेड्डी इन सब के बारे में बहुत ज्यादा डिफ्रेंशिएशन नहीं कर पाते हैं। और वहाँ एक तरफा जिस तरह की क्रिश्चियन जो मिशनरी का एक वोट है, वो तो एक तरफा वहाँ जाता ही है, उसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छा फैसला है। और जो बढ़ा हुआ, जो इस बार वहाँ स्पेस बढ़ेगा, तो सीटें एनडीए की तो बढ़ रही है, उसमें तो कोई शक नहीं है, किसी को कोई शक नहीं, क्योंकि जिस तरह सफाया पिछली बार हो गया था, कोई मुकाबला ही नहीं रहा था, उससे ज्यादा बेहतर करते हुए दिख रहे हैं। और एक आप ये देख रहे होंगे, क्योंकि आप जो हम लोग बात कर रहे थे तमिलनाडु पे, वो मैं यहाँ भी बात कर रहा हूँ कि मोदी को लाइक करते हैं, मोदी के साथ उनका एक रैपो मोदी बनाते हैं अपने तमाम लोगों के साथ। लेकिन जो भाषा की जरूरत है, जो उनके मैसेज को डिकोड करके कम्युनिकेट करता है लोकल भाषा में, याद होगा आपको, जब मैं हमेशा उस दूरदर्शन की बाइट को याद रखता हूँ, जब सोनिया गांधी चुनाव में आना चाहती थी और हरियाणा में वो रैली हुई थी, तो उनकी भाषा को लेके तो उसने कहा कि रिपोर्टर ने कहा, उसने पूछा, रिपोर्टर ने, आपको याद होगा कि ये तो विदेशी बहू। तो उसने, जो बुजुर्ग महिला थी, बहुत ही बढ़िया हरियाणवी, और चूंकि भाषा आप ईस्टर्न यूपी और हरियाणा की बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, तो उसने टीवी पे कहा कहने तो बहू तो बाहर नहीं आवे, बहू तो विदेश से ही आवे। तो जो एक क्लैरिटी होती है ना, जो आम आदमी की उस भाषा के न्यूएंसेस को पकड़ने के लिए आपको लोकल के लोग चाहिए होते हैं। बीजेपी के साथ ये दिक्कत थी कि उसकी जो लोग वहां थे, उनकी उस तरह की रेपो नहीं हो पाई थी वहां के लोगों में। उनकी पार्टी के लोग थे, तेलुगु में थे, लेकिन उनकी रेपो वो नहीं थी, जो कम से कम इस मैसेज को कम्युनिकेट करने में चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के लोगों की होगी। उनका रेपो है उनके साथ, उनके कम्युनिकेशन उस लेवल पर है। तो मुझे लगता है ये एक बेहतर होगा और एनडीए की ताकत वहां बढ़ेगी, क्योंकि इस बार जितना साउथ में काम करते हुए दिखे मोदी, और जिस तरह से जोड़ा है, एक स्ट्रेटेजिकली जोड़ा है, हम लोग उनको लाइक करें नहीं करें, कोई उनको लाइक करे ना करे, लेकिन ये जरूर मानना पड़ेगा, जब वो स्टडी करेगा एज ए पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के तौर पर या पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, वो ये जरूर देखेगा कि जब भारत मंडपम में जिन लोगों से बात कर रहे थे वो हजारों, जहां हमारे अभिषेक नहीं गए, तो वो 10 करोड़ लोगों के साथ, 10 करोड़ लोगों के साथ कम्युनिकेट करने वाले लोगों के साथ बैठकर डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही बेहतर वो है जो वहां का है, और ये टैली बढ़ेगी। बल्कि उड़ीसा में एक चीज पर जरूर संजय जी, आपको अपने दर्शकों को जरूर मुझे लगता है बताना चाहिए, वो पांडियन के बारे में जरूर एक आपको करना चाहिए और डिटेल बताना चाहिए कि कैसे एक जो पटनायक का एक वो पूरी लेगेसी है, वो किस तरह से ट्रांसफर होके कैसे युवा के पास जा रही है, अधिकारी के पास जा रही है, जिसकी अप्रोच क्या है उसके बारे में लोग जरा कम जानते हैं। वो भी एक बड़ा जो है एक नया चेहरा है। और वहां जो इस पूरे गठबंधन के पीछे की, चाहे आप भूमिका देखेंगे, चाहे आप उसके पूरी ताकत देखेंगे, एक तरह से पटनायक अब उन्हीं पे बातचीत ज्यादा करते हैं। तो पांडियन का वो रोल बहुत इंटरेस्टिंग है, वो भी देखने की जरूरत है। तो अब ये जो हो जाएगा, ऑलमोस्ट डन डील है ये,
और बिहार का भी अभिषेक जी कह रहे हैं कि वो भी डन डील है और जो भी बातें आ रही हैं उससे किसी की तरह की कोई आशंका की आवश्यकता नहीं है। तो ये सब होने से आप लोगों से मैं अनुरोध करूंगा कि ये जो कल वाला जो ओपिनियन पोल था उस पे आप अपना नंबर आगे प्रोजेक्ट करें कि ये हो जाने से फिर 378 प्लस और कितना अभिषेक? देखिए अभी मैं क्या ही बोलूँ, मुझे लग रहा है कि जब पहली बार प्रधानमंत्री जी ने 400 का नंबर दिया था, तो लगा था कि भाई एनडीए 400 तो नहीं जाएगी, लेकिन अब मैं नहीं बोल सकता कि नहीं जाएगी, क्योंकि संभवतः जा सकती है। केरल में मेरे पास जो फीडबैक है, आप भी सरप्राइज़ होंगे, लेकिन 3 सीट 19% तक वोट शेयर जा रहा है। अब वो कैलकुलेट करना है मुझे भी। तमिलनाडु में कोई 4 दे रहा है, कोई 5 दे रहा है, पर मुझे नंबर बहुत हाई दिख रहा है, मुझे वो 8 तक जाता हुआ दिख रहा है। तो आई रियली डोंट नो कि अभी मुझे क्या कहना चाहिए। एक बार मैं दक्षिण भारत का वैसे प्रो तमिलनाडु के जी। बारे में आपको ये बता दूं कि अगर आपको 8 दिख रहा है ना तो फिर वो 8 पे नहीं रुकेगा, वही या तो 5 के नीचे रह जाएगा। लेकिन हाँ, अगर जब जब कोई आपको पार्टी 8 ऊपर दिख रहा जाती है है, ना फिर तो फिर फिर वो ऊपर जाती 8 है पे नहीं पार्टी। रुकेगा। देखिए, अभी तक मैं सेलम के लिए कॉन्फिडेंट नहीं था, लेकिन अब लग रहा है कि सेलम जैसी सीट भी अगर निकल रही है, तो फिर मुझे सोचना पड़ेगा। मैं एक बार विज़िट करके आऊँगा, फिर ही बताऊँगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इट्स वेरी क्लोज़ कि शायद एनडीए 400 का नंबर निकाल ले, तो हमें सरप्राइज़ नहीं होना चाहिए सर। ओके, धीरेन जी? मुझे लगता है इंतजार करना चाहिए, लेकिन वो नहीं, इंतज़ार पार्टी तो करना ही चाहिए, लेकिन थ्री हमारा तो काम है थ्री ना। थ्री कयास सेवेंटी भी देखिए, थ्री आपको एक सेवेंटी बात एट थ्री आपको सेवेंटी एट फिर से बता दूँ आपको कि देखिए इस्लामिक थियोलॉजी में एक चीज़ होती है कयास। हाँ, और कयास। कयास जो है वो कयास जो है जिसको कयासबाज़ी कहते हैं, कई लोग जो है वो मज़ाक उड़ाते हैं उसका। क्योंकि साहब शरीयत में कयास मान्य है। ओके, हाँ, ठीक है। ठीक है। और जयपुर डायलॉग देखिए शरीयत के हिसाब से चल रहा है। जो हनफी जो मज़हब है जो हिंदुस्तान में लागू है, उसमें देखिए कुरान, हदीस सीरत नबवी ये तीनों तो हाँ, है ही हैं। हाँ साथ जी। में इज्तिमा और क़यास ये भी दोनों शामिल हैं। तो हम तो हनफी मज़हब वाले लोग हैं, हमको तो क़यास अच्छा। को तो लगातार करते ही रहना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये जो जिस तरह से गठबंधन किए जा रहे हैं और जिस तरह से नेता लिए जा रहे हैं सब जगह से, और वो नेता ले रहे हैं जो वोट लेके आ रहे हैं, मुझे लगता है कि आप उसमें अगर ये जोड़ लेते हैं ये वाला मैं इसको कहूंगा उड़ीसा वाला, तो फिर ये संख्या बीजेपी को उस तक पहुंचा देगी जो प्रधानमंत्री ने कहा है। क्योंकि बीजेपी अगर उड़ीसा को सफाया कर देती है, तो आप वही देखिए कि आप एकदम कितनी सीटों से, 13 सीटों से आप उड़ जाते हैं। अगर 371 में 378 में 13 जोड़ लेते हैं आप, तो आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और उसी तरह से एनडीए बढ़ रहा है, इसमें कोई शक नहीं। एनडीए आपका वहां भी बढ़ेगा आंध्रा में, तो आप लगभग जो पीएम कह रहे थे उसके करीब आ सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि जब ये बात कही गई थी, लोगों ने उसी तरह से मजाक बनाने की कोशिश की थी जैसा अक्सर होता है। लेकिन अब धीरे धीरे आपने देखा होगा कि महान पत्रकार भी लिख चुके हैं कि अब दक्षिण की तरफ प्रयास कर रही है, ये सब कर रही है। तो मुझे लगता है ये सब चीजें तभी लगती हैं जब आपके पास कोई अपोजिशन नहीं है। तो वो एक तरफा दिख रहा है, और कांग्रेस का कोई गठबंधन इस तरह से होता हुआ तो दिख नहीं रहा। आप वहां देख रहे हैं कि केरल ही आपको इस बार उनको साफ कर देगा, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा इससे कोई दूरी है। 378 से आप बढ़ा दीजिए और 400 तक आप पहुंचा लीजिए, अगर आप उड़ीसा और इसको सही से वो कर लेते हैं, सीटों का डिवीजन आंध्रा का। बिल्कुल। जी, बिल्कुल। उसके बाद राहुल गांधी रिटायरमेंट लेंगे या नहीं? नहीं, वो तो राहुल मुझे 2000 लगता है इस बार चले जाएंगे। राहुल, मुझे लगता है कि राहुल बहुत नाराज हो जाएंगे, क्योंकि वो जनता के साथ जब 2004 में आए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं जातिवाद और उसके खिलाफ लड़ूंगा। उनके भाषण है एक फॉरेन एजेंसी को दिया गया भाषण था वो, मैं एग्जैक्ट उसकी डेट तो नहीं निकाल पाऊंगा, लेकिन वो उस समय का एक भाषण है उनके लिए। और वो 2024 में हर आदमी को जाति जाति चिल्लाते हुए इतने नाराज हो गए हैं वो, कि भैया जी से एंग्री यंग मैन के बाद तो फिर वापस मुझे लगता है कि उनका वापसी का बहुत लंबा नहीं है। और इसीलिए उनकी बहन, मुझे लगता है कि उनके जो तमाम सिपा सलार हैं वो उनको राय दे रहे हैं
कि अभी आप दूर ही रहिए, अभी रायबरेली से आप दूर ही रहिए, क्योंकि अभी बड़ा मौका आना है। तो मुझे लगता है कि इसके बाद तो राहुल, इतनी पराजय के बाद उनके पास कोई बचेगा नहीं कुछ लेकिन करने के धीरेन्द्र सर लिए। एक बात भूल गए आप, यंग एंग्री मैन अमिताभ बच्चन ने भी 17 फिल्में फ्लॉप दी थी, अभी तो 17 लोकसभा चुनाव हारना। नहीं, वो हो गए होंगे 17 से ज्यादा, शायद 24 हो चुके हैं अगर काउंट करोगे। 2014 के बाद से अगर आप काउंट करोगे तो 24 हो गए होंगे। इतने हो गए क्या? हाँ, 2014 के बाद अगर काउंट तो चलिए थोड़ा ही ज्यादा तो- यंग एंग्री मैन है, थोड़ा ज्यादा आ रही है। चलिए, तो वो भी एंटरटेनमेंट देखा जाएगा ना, तो एंटरटेनमेंट आखिरकार तो वो एंटरटेनमेंट होना ही है। मैंने शर्त लगाने का किया ही है, सब लोग शर्त हाँ, लगा सकते हैं। मैं कह रहा हूँ हमने कांग्रेस लगाया। 40 क्रॉस नहीं करेगी, आप लगा लीजिए शर्त। हम आपसे काहे लगाए सर, ये सवाल तो सबसे पहले हम ही आपसे पूछे यार। आप जो है ये बस अब आप एक राय दे दीजिए उसको। अभिषेक की राय के बाद मुझे लगा ये बिल्कुल आइडियल आइडिया है कि अब उनको कोई ऐसा वो ढूंढना चाहिए डायरेक्टर जो प्रकाश मेहरा हो, जो जा रहा हो, राजकुमार का रोल इनको दे दे। तो इन्होंने ढूंढ तो लिया है रवीश कुमार यूट्यूबर, अब उन्हीं से वो सलाह ले, हम क्या करें। हमसे सलाह लिया होता तो कुछ अच्छा ही होता। हम लोग भले राहुल गांधी के वैचारिक विरोधी हो, लेकिन अगर हमसे सलाह लिया होता तो 54 कुछ सीट दिनों तो में क्रॉस करा देते। कुछ दिनों में रवीश कुमार जो है वो राहुल गांधी के इख्तलाफ करता दिखेगा आपको, क्योंकि उसको टिकट नहीं मिल रहा है किशनगंज से। हाँ, वो लड़के वो भी, तो वो सब जानता है नाराज भी हो गए हैं। आप वो देखते लड़के होंगे, भी मैं क्या करेगा, वो जानता है कि यूट्यूबर्स हार का रहे हैं। एक बहुत ये जानता है, शायद अभिषेक की तरफ ही बोला जाता है कि छुंचा गुस्सा, छुंचा शब्द इस्तेमाल होता है। तमाम हाँ, यूट्यूबर्स जिस तरह से एकदम छुंछई में आ गए, वो नाराज हो रहे हैं कि ये हरा क्यों नहीं रहा है। वो बार बार कह रहे हैं कि तुम इसको हरा क्यों नहीं रहे हो मोदी को, क्योंकि वो तो रोज हरा देते हैं। भाई यूट्यूबर तो रोज हरा रहे हैं, वो बेचारे अपने काम में यूट्यूबर कभी तो रोज नहीं जोड़ हराते रहे, हैं। वो तो रोज हरा रहे हैं। अब इस पे नाराज होने वाले हैं कि भाई तुम क्यों नहीं हरा रहे हो। तो इनका काम बचा हुआ है, उन्होंने अपना कर दिया। अच्छा, मुझे वानखेड़े साहब को देख के याद आया है कि भैया अगर आप चश्मे को थोड़ा सा नाक के नीचे पहनेंगे तो ज्यादा शायद इंटेलेक्चुअल दिखता है क्या आदमी, वो देखना देखिए, पड़ेगा। हाँ हाँ, उल्टा, हाँ हाँ, हाँ, ये थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल ये ज्यादा सही दिख है। तो रहे हैं संजय सर। नहीं, वो बहुत ही, दरअसल कई बार हैरानी उन पे नहीं है, उन लोगों पे है, इनकी दिक्कत नहीं है। ये तो नाटक पे आए हुए उस कलाकार की तरह है जो पारसी रंगमंच पे खड़ा होकर उसी तरह से चिल्ला के संवाद बोलता है। लेकिन वो जो ताली बजाती हुई भीड़ है, उस पे कई बार मुझे शक होता है कि कम से कम आप अपने जो वाहक है, सूचना देने वाले लोग हैं, उनको तो विश्वसनीय ढूंढ लो जो सच को सच कहें, तभी आगे आप विरोध कर पाएंगे। वो जो इन पे यकीन करते हैं, जो इतने बड़े बर्फ के गोले गिरते हैं, मतलब आप सोचिए, मैं सोच रहा था कि जिंदगी में कम से कम फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में तो कई क्लास अटेंड की होगी, याद होगा, जिसमें कह रहे हैं कि इतने बड़े बड़े गोले ईद के दिन गिरे हैं, बर्फ के इतने बड़े बड़े। अरे मैंने कहा यार ये तो गजब है। तो इस तरह के लोगों को क्या कहा जा सकता है, बहुत नहीं, ही इसके लिए दुखद है। इतना ही कहा जाए, राहुल जी। उन्होंने हमारी तरफ देखा है हाँ, उन्होंने कैमरे की हमारी तरफ तरफ देखा। देखा, तो बस उतना ही। चलिए, अब यही आनंद लेते हुए आज के इस चर्चा को यहीं पे विराम देते हैं। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, धीरेन्द्र जी का और अभिषेक जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम।